तो नमस्कार मित्रों, आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो क्या होता है फेडरलिज्म, इसको समझते हैं। तो ये हम लोग बात करें सिविक्स का चैप्टर सेकंड है, ठीक है। और ज़्यादा सिंपल चैप्टर ही है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं कुछ इसमें खास। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, शक्तियों के बंटवारे के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कैसी शक्तियाँ, कैसा बंटवारा। तो एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर कैसे कैसे जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में देखा कि पावर शेयरिंग के अंदर कैसे पावर शेयरिंग करना जरूरी होता है। अब जब पावर शेयर कर रहे हैं तो फिर कैसे कैसे करना है, कितने प्रकार की पावर शेयर की जाती है, कैसे कैसे की जाती है, अब वो इस वाले चैप्टर में समझेंगे। पहले वाले चैप्टर में हमने ये समझा था केवल कि पावर शेयर करना जरूरी क्यों होता है अलग अलग स्टेट के अंदर, पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर। अब इसमें बात करेंगे ये कैसे कैसे शेयर की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एक कंट्री होती है, तो जैसे कि इसको आपकी क्लास के एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। तो अब मान चलिए कि हमें अगर गवर्नेंस करनी होती है या किसी के ऊपर कंट्रोल करना होता है, तो किसी को अच्छी चीज तरीके से चलाना होता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि क्या चीज़ होनी है क्या चीज़ नहीं होनी है। तो वैसे ही हम लोग एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। तो आपके स्कूल में होती हैं प्रिंसिपल, एक होती हैं क्लास टीचर और दूसरे होते हैं हेड बॉय, हेड गर्ल या मॉनिटर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कैसे पावर शेयर होती है, अब आपके स्कूल में कम से कम मान चलिए कि 700 या 800 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। जब आपके स्कूल में 700 या 800 बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर अब क्या आपकी प्रिंसिपल सबको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगी, क्या सबको अच्छे से संभाल पाएंगी पूरे 700-800 बच्चे को? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, नहीं संभाल पाएंगी। तो वो क्या करेंगी, अपनी कुछ शक्तियां दे देंगी क्लास टीचर को कि भैया मेरी अथॉरिटी के नाम पे आप क्लास को कंट्रोल करिए। तो ऐसे ही इन्होंने क्लास टीचर रख लिए, कम से कम 10-12 क्लास टीचर रख लिए, या मान चलिए कि 20 क्लास टीचर रख लिए इन्होंने, ठीक है। तो अब 20 क्लास टीचर हैं, तो हर एक पर्सन के ऊपर मान चलिए कि कम से कम नहीं होंगे तो 50-60 बच्चे एक क्लास के अंदर। नॉर्मली हम लोग 40-50 बच्चे मान लेते हैं, 40 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, ठीक है। अब तो क्लास अब भैया जिम्मेदारी, अब इनका काम क्या होगा, इनका काम हो गया थोड़ा हल्का प्रिंसिपल का, कि भैया अब ये पूरे ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख सकती हैं कि केवल इन्हीं को हर एक बच्चे के पीछे नहीं भागना है। अब बच्चे के पीछे भगाने के लिए क्लास टीचर को अपॉइंट कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो अब ये 40 बच्चों को देखती हैं। तो भैया अब जब ये बाहर जाती हैं तो भैया ये कहती हैं कि भैया फालतू में कौन कहती करे बच्चों से, फालतू में दिमाग खाते हैं, क्लास मॉनिटर को खड़ा कर दो, वही नाम आम नोट कर लेगा और जो करेगा शैतानी उसकी पनिशमेंट दे देंगे। तो अब 40 बच्चों की जिम्मेदारी पड़ गई किसके ऊपर, मॉनिटर के ऊपर। तो भैया वो बहुत तेज होता है, वो सबके नाम लिख देता है, ठीक है, अपनी दुश्मनी पहले निकालता है वो। तो भैया जो मॉनिटर होता है बहुत तेज होता है, तो उसने भैया इन सबके नाम लिख दिए जो शोर मचा रहा, और टीचर आए उन्होंने ठोक दिया। तो ऐसे करके जो बच्चे थे वो कंट्रोल हो गए। तो अब ऐसे करके हमने देखा कि अब भैया जो बोझ है प्रिंसिपल के ऊपर का वो थोड़ा कम हो गया है, और भैया पावर भी शेयर हो गई कि भैया अच्छे से कंट्रोल हो गया, और ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की वजह से मैंने समझा दिया ये। तो वैसे ही हम लोग बात करें कि एक कंट्री के अंदर क्या किया जाता है कि शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो हमें पता है कि एक देश के अंदर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मान चलिए जहाँ पे मोदी, जैसे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो होता है सेंटर, ठीक है। तो अब सेंटर पूरे देश के लिए होता है, ठीक है। तो अब जब हम लोग बात करें क्या एक व्यक्ति पूरे देश को कंट्रोल कर पाता है ढंग से, तो हम लोग कहेंगे नहीं कर पाता है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है कि पावर का डिवीजन किया जाता है। तो फेडरलिज्म कुछ नहीं है, केवल ये बताता है कि हमें शक्तियों का बंटवारा कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो दो तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। एक तो होता है अपहोल्ड करके रखना, कि एक सिस्टम के अंदर ये होता है कि फेडरलिज्म के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो प्रकार की पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक तो होता है कि सारी छोटे छोटे स्टेट्स के जो यूनिट्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं, और दूसरा ये होता है कि एक कंट्री बनी होती है वो छोटे छोटे स्टेट्स को पकड़ के रखती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि इंडिया वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि इंडिया में एक यूनियन है और उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, अलग नहीं हो सकते वो कभी, ठीक है, भाग नहीं सकते हैं। पर अगर हम लोग बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो मिलकर एक यूएसए बनाते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग प्रकार के फेडरलिज्म है, उनको भी हम लोग समझेंगे। तो पहले अब डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। आई थिंक समझ में तो आ गया होगा कि शक्तियों का बंटवारा। तो मिनिमम लेवल पर सेंटर में हम लोग बात करें, एक जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर स्टेट में आपके चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं,
ठीक है। तो फिर चीफ मिनिस्टर के अंदर हम लोग बात करें कि लोकल गवर्नमेंट होती हैं, जैसे पंचायत हुई, ठीक है। तो ये तो अब मिनिमम फेडरलिज्म के अंदर ये कहा जाता है कि मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम आप लोग चाहे जितनी प्रकार की जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम लोग बात करें कि जो मेनली फेडरलिज्म के अंदर बात की जाती है, पर दो तो मिनिमम होने चाहिए, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या हो गई, रीजनल पावर्स हो गई, जैसे रीजन हुए कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिए, या स्टेट्स जिन्हें आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि इंडिया की क्या है, इंडिया की एक कैपिटल है दिल्ली है, ठीक है। इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। तो वहाँ पे हम लोग बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और वहाँ से पूरे देश को देखते हैं। और हम लोग बात करें कि और पूरा देश कितने हिस्से में बटा हुआ है, 28 स्टेट्स में बटा हुआ है। तो भैया आप 28 स्टेट्स हमारे जो हमें देखने को मिलते हैं, तो इनके खुद के एक चीफ, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो अब इन रीजनल यूनिट्स का किसके पास पावर मिल गई, सीएम के पास पावर मिल गई। तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अब उसका जो काम था प्राइम मिनिस्टर का, वो थोड़ा हल्का हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं इसको। और बस वही मैंने बताया कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट को पावर डिवाइड कर दी जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यानी कि जिससे मिलके बनी होती है, जैसे कि स्टेट्स हुए, रीजनल पावर्स हुई, ठीक है। और भले ही तो चाहे आप पंचायत वगैरह के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग बात करें कि दो लेवल की होता है, फेडरलिज्म है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से पहले ही बता दिया अभी कि कौन कैसी होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। तो भाई ये लिखा है, पर ऐसा एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें आइडियोलॉजिकल अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिकल बेसिस पे हो नहीं पाती हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे कि हम लोग बात करें कि एक्चुअल में तो ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है, पर एक तरीके से कहे तो नहीं होती है प्रैक्टिकल वे में। थियोरेटिकल वे में तो होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून चलाएगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करेगी। एक हद तक लिमिट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको, पर ना हेड तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही है पावरफुल। अपने अगर इंडिया की बात की है तो फ्री हैंड नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, ये एक्चुअल रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो गाइस आपको ये जो मैप में दिख रही हैं लाल लाल कंट्रियाँ, तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो फॉलो किया जाता है। तो ये वही वही कंट्रियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ पे ये मार्क्ड हैं, जैसे अपना इंडिया हुआ, और हम लोग बात कर रशिया हुआ, चाहे कनाडा हुआ, या कनाडा हुआ है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो अपनाया जाता है। तो आपको ये मैप से क्लियर हो गया होगा, आपको एक पर्सपेक्टिव आ गया होगा समझ में कि कहाँ कहाँ पे जो फेडरलिज्म है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम लोग बात करें कि फेडरलिज्म फॉलो होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ की फीचर्स के बारे में। की फीचर्स का मतलब क्या है, हम लोग ये समझते हैं फेडरलिज्म के। तो अगर की फीचर्स की बात करें तो यानी कि कुछ ऐसे एक्सपेक्ट या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे हमें पता चलेगा कि अगर कोई कंट्री फेडरल है तो है या नहीं फेडरल है। तो कुछ खासियत होती है किसी कंट्री के फेडरल होने की। तो कौन कौन सी वो खास चीज़ें हैं वो उसके फीचर्स होते हैं, यानी कि फेडरल होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है हमारा, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रकार के जो पावर है वो शेयर होने चाहिए, दो या दो लेवल की गवर्नमेंट होने चाहिए कम से कम। कम से कम बता रहा हूँ, और इसके आगे आपको अगर डिवीजन करना है तो फिर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें कि टू लोग ही क्यों होते हैं, क्योंकि बंटवारा करने के लिए दो लोग ही तो चाहिए पड़ते, वरना सीधे तो हम लोग एक आदमी को दे देंगे सीधे। बंटवारा करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए पड़ते हैं, दो लोग होते हैं तभी तो हिस्सा बांट होता है, वरना पूरा हिस्सा तो किसी एक बंदे को हो जाता है। जैसे मान चलिए कि आपका घर है, तो आपके घर में आपको पता होगा कि वाद विवाद चलते ही रहते हैं, चाचा ताऊ लड़ते ही रहते हैं कि भैया हिस्सा बांट करवा दो, हिस्सा बांट करवा दो। तो अब
हिस्सा बांट तो तब होगा जब भैया दो भाई होंगे। जब एक ही भाई है आपके घर में तो फिर हिस्सा बांट किस बात का, पूरा घर तो उसी के नाम पे हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बात करें कि जैसी सरकार है तो सरकार भी दो प्रकार से मतलब सरकार को दो या दो लेवल में बांटा जाता है, ठीक है। पहला फीचर तो ये है कि यानी कि जो आपकी पावर्स हैं वो बटेंगी, ठीक है। फेडरलिज्म का पहला फीचर क्या है कि आपकी कंट्री में पावर मतलब अलग अलग लेवल की या टीयर की गवर्नमेंट बननी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, डिफरेंट टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज देयर ओन जुडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान चलिए कि हमने एक पर्सन बनाया, ये हमारा सिटीजन, ठीक है, ये है स्टेट गवर्नमेंट और ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम लोग बात करें कि अब ये जो सिटीजन है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आता है, ठीक है। पर हम लोग बात करें कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कि अब जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि राजा होता था तो देश में जितनी भी चीजें हैं सब उसी के अंडर में आती थी, यानी कि इकोनॉमिक मैटर में वही फैसला करता था। हम लोग बात करें कि न्याय भी वही करता था और जंगों में लड़ने के लिए वही जाता था। तो अब हम लोग क्या समझे कि पहले के समय पर जैसे मान चलिए राजा होता था उसी के पास सारी पावर्स होती थी, तो अब वो पावर को बांटता नहीं था, ठीक है। तो पर अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे मान चलिए कि आर्मी है तो आर्मी की जिम्मेदारी स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, आर्मी संभालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। पर अगर हम लोग बात करें पुलिस की तो पुलिस को संभालेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे ही करके कुछ मैटर दे दिए गए हैं, यानी कि कानून बना कुछ मुद्दों को लेकर कानून बनाने की शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दी गई हैं और कुछ मुद्दों को कानून बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास दे दी गई है। अगर अभी आप लोग नहीं पढ़े हो तो मैं बता दूं कि तीन अलग अलग प्रकार की लिस्ट हैं जिनको लेकर कानून बनाने की शक्ति है। एक होती है हमारी सेंट्रल लिस्ट, यानी कि जिसमें केंद्र सरकार नियम बनाती है। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें कि राज्य सरकार की जो राज्य सरकार होती है वो फैसले लेती है। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कि राज्य सरकार और स्टेट सरकार जो दोनों हैं वो आपस में मिलकर रजामंदी से फैसला सुनाती हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार के मैटर होते हैं। तो वैसे ही हमें अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन दे दी जाती है कि जैसे स्पेसिफिक टाइप में कि लेजिस्लेशन से लेकर कौन मुद्दे बनाएगा या किसके रिलेटेड किसके पास पावर होगी, टैक्सेशन से रिलेटेड किसके पास पावर होगी या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसके पास पावर होगी, ठीक है। और ये तीसरे वाले पॉइंट के लिए सॉरी मैं बोल दूं पहले ही से, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत छोटा छोटा लिख दिया है, फिर भी मैं एक दो बार पढ़ के बता दूंगा, रीड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्या लिखा है, द jurisdiction of the respective level or tier of government are specific in the uh, constitution, so the existence and the authority of each tier of government is constitutionally। यानी कि अब भैया हम लोग बात करें कि जो भी मुद्दे या जो भी पावर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये हमने अपने मन से नहीं दिया है। तो ये संविधान में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है लिस्टों के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग अभी हाल बात की कि उसमें कानून के मतलब उसमें दिया गया है हमारे संविधान के अंदर कि ये लेवल की बात होगी। तो फिर इसको लेकर जैसे हम लोग बात करें कि जैसे फॉरेन अफेयर्स है हमारे, यानी कि अगर हमें किसी दूसरे देश के साथ डील करना है तो इसकी जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। पर ये हमारे कानून में लिखा है कि फॉरेन से अगर बात करनी हो तो फिर हमारी कौन सरकार देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। जैसे कि आर्मी का कारोबार है तो आर्मी का जो कारोबार है तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये नहीं देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। तो ऐसे ही हम लोग बात करें कि अलग अलग मुद्दे होते हैं और हमारे संविधान में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि ये काम इनका है और वो काम उनका है। इसीलिए तो हमारा संविधान इतना बड़ा है। तो हमारा संविधान बड़ा इसलिए है क्योंकि उसमें इतनी डिटेल से चीज़ें लिखी गई हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्हें पता था कि अगर हम लोग स्पेसिफाई करके नहीं जाएंगे तो चीज़ें क्या हो सकती है, मिस इंटरप्रेट हो सकती हैं। क्योंकि हमारी अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, अब इधर की समस्या भी तो होगी, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा बेमिसाल है और डिटेल से लिखा गया है। तो यानी कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कौन सी शक्तियाँ कौन से एक हम लोग बात करें दायरा रहने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का और कौन सा दायरा रहने वाला है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये विस्तारित रूप से हमारे संविधान में बताया गया है। और जो भी जो प्रोविजन है, जो भी जो टियर का गवर्नमेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली है, यानी कि हमारे संविधान में वर्णित किया जा चुका है उसे।
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे संविधान में कैसे कैसे बताया गया है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, तो ये सब बताया गया है। ठीक है। तो आपको आई थिंक 3 फीचर समझ में आ गए होंगे। तो मैं दोबारा रिवाइज करा दूं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट बनेगी। हमने ये देखा कि हर एक मतलब सिटीजन एक ही होता है, पर गवर्न क्षेत्र अलग अलग होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अलग मुद्दों को लेकर कानून बना सकती है किसी सिटीजन के लिए, पर एक सिटीजन नहीं वही रहने वाला है, पर जो मुद्दे हैं उससे रिलेटेड उनकी पावर्स अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट को दी जाती है, चाहे सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि ये जो हम लोग बात कर रहे थे किस क्षेत्र की किस सब्जेक्ट रिलेटेड कानून बना सकती है हमारी राज्य सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है बेकायदा, उसमें चिन्हित है कि हाँ ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, तो इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो गाइस बाकी के बच्चों के फीचर्स भी देख लेते हैं अपने फेडरलिज्म के। ठीक है। तो फेडरलिज्म में एक फीचर ये भी होता है कि अगर मान चलिए कि यूनिलेटरली अगर हम लोग बात करें कि जो जैसे मान चलिए कि आप हैं, आपका बड़ा भाई है और आपका बड़ा भाई कह दे मुझे सोफ़ा नहीं चाहिए घर के अंदर, सारे सारे सोफ़ा हटा दिए जाएं, तो एक तरीके से पति पत्नी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है। तो अब मान चलिए कि एक पति है, वो अपनी पत्नी से कह रहा कि ये जो ब्रांच रखी है सामने, वो मुझे ये टीवी पसंद नहीं आ रही है और पत्नी की फेवरेट है। तो अब भाई पति क्या कह रहा, मुझे ये टीवी पसंद नहीं है, मैं सोच रहा है इसे हटवा दूं। डंडा देखा ये कितना लंबा है, तो भाई यही होता है। तो भैया बिना किसी मतलब फंडामेंटल अगर चेंज करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स को लेकर, तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट से कंसर्न लिया जाएगा, यानी कि उनसे क्या किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भैया ये चीज़ें सही है, इसको हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए। तो द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि फंडामेंटल अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करने हैं तो वो यूनिलेटरली, यानी कि यूनिलेटरली का मतलब क्या होता है, एक तरफा। यूनिलैटरली का मतलब होता है एक तरफा कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, बात दोनों पक्षों की सुनी जाएगी, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट से कंसेंट लिया जाएगा। कंसेंट मतलब होता है पूछना, तो पूछा जाएगा कि हाँ ये चीज़ें चेंज होनी है या नहीं होनी है। तो भैया अगर ज़्यादा पति उड़ने की कोशिश करता है तो डंडा ही रखा रहता है उसके लिए। तो यही बात आ जाती है। दूसरी बात हम लोग बात करें कि अगर मान चलिए किसी भी गवर्नमेंट के लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होती है, तो आपको पता है कि जब भाई बहन लड़ते हैं तो उनके बीच में कौन आता है, पिताजी आते हैं। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं कि अगर लेवल ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कि हाँ हमारे ये अधिकार है, हमारे वो अधिकार नहीं है, तो इसमें हम लोग बात करें कि जो कोर्ट होता है वो हेल्प करता है, क्योंकि उसे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उनका काम जो कोर्ट्स हैं तो उनका काम ही क्या है, इंटरप्रिटेशन करना। जुडिशरी का काम क्या होता है, इंटरप्रिटेशन करना। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कानून की है। तो जो कोर्ट्स होते हैं तो वो इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, किसको, हमारे संविधान को। क्लियर। तो पहली चीज समझ में आई, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो कि कैसे कैसे इन लोगों के बीच में रजाबंदी करनी है, इनके बीच में बहसाबाजी हो जाए, तो इसको कैसे कैसे कंक्लूड करना है, कैसे खत्म करना है, ये जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर, यानी कि अगर उनकी पावर को इस्तेमाल करने में अगर उन्हें कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें थोड़ी ये लगता है कि हमारी पावर है। जैसे आपके घर में नहीं होता है, बड़ा भाई और छोटा भाई कहता है ये चीज़ मेरी है, वो कहता मेरी है। टीवी देखनी दोनों को, वो कहता मेरी टीवी है, वो कहता मेरी टीवी है, तो लड़ने लगते हैं। तो पापा आए 2-3 गाल नीचे बजाते हैं। तो बस वैसा ही होता है, समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो इसमें जो कोर्ट होते हैं वो इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और उसके अनुसार किसके पास कितनी पावर है। तो वो चीज़ें हमारा जो कोर्ट्स होते हैं वो बताते हैं, क्योंकि उनके पास ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर होती है, क्योंकि उन लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये देखा कि भैया अगर किसी भी फंडामेंटल चेंज करने
हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट से कंसेंट लिया जाएगा कि ये चीज़ें चेंज करना सही है और या चीज़ें ये चेंज करना सही नहीं है। और हमने अगला क्या देखा, हमने देखा कि कोर्ट के पास पावर होती है इंटरप्रेट करने की कि क्या चीज़ संविधान के हिसाब से है और क्या चीज़ नहीं है। अगर कोई मतलब अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम लोग बात करें कि जो कोर्ट्स होते हैं उनके पास पावर होती है कि उनके बीच का जो डिस्प्यूट्स हैं पावर से रिलेटेड, तो उसको वो सॉल्व करें। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी कोर्ट्स की होती है। तो गाइस थोड़े फीचर और बचे थे, उनको और ख़त्म कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपको कोई भी चीज़ कंट्रोल करनी है, दुनिया पे रूल करना है, कुछ भी करना है, जीना है मरना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए पड़ता है पैसे। तो भैया आप हमारे देश के अंदर जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो अब क्या वो करते हुए, तो अगर उनके पास अगर पैसे की व्यवस्था ना हो पाती, तो क्या वो बार बार जाके सेंट्रल के बीच में गिड़गिड़ाते नहीं, और जब गिड़गिड़ाते तो उनकी जो पोजीशन थी कमज़ोर नहीं हो जाती। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही से जो समस्या आने वाली थी उसे पहले ही खत्म कर दिया गया। कैसे खत्म कर दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी कि हमारे संविधान में एक्चुअली सही बताएं तो सब कुछ लिखा हुआ है, मार्कर बहुत भयंकर चूरा, मैंने बहुत ज़्यादा फिल कर दिया इसे, और लिटरली पूरा पैर गंदा हो गया मेरा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे संविधान में पहले से हर चीज का बंटवारा कर दिया गया है कि यहाँ से टैक्स आएंगे तो कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यहाँ से पैसा आएगा कि तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एक अच्छे से सोच विचार करके एक अच्छी सी व्यवस्थित प्रणाली बना दी गई, ऑटोनॉमी है उनके पास कि भैया उन्हें बार बार सेंट्रल से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी व्यवस्था कर दी गई हमारे संविधान के थ्रू कि उनका जो गवर्नमेंट है तो आराम से स्पेसिफाइड है कि हाथ में यहाँ से पैसा मिल जाएगा, यानी कि किसी के लिए तो मैं किसी के सामने वर्नेबल नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें कि अगला पॉइंट क्या लिखा हमारा, फेडरलिज्म सिस्टम के अंदर अगर हम लोग इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब आप लोग कहेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, तो यहाँ पे जैसे ही आपको दिख रहा है डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्नता। यानी कि एक कंट्री है, वहाँ पे अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो ये डाइवर्सिटी होती है, मतलब अंतरालपन होना, बहुत सारे विस्तृत होना, अलग अलग चीज़ें बटी होना। ठीक है, तो वो डाइवर्सिटी होती है। तो फेडरलिज्म सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, हमारे यहाँ पे ड्यूअल ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं क्या, कि सेफ गार्ड करना, कि देश की यूनिटी को प्रमोट करना, कि एक साथ बोलते हैं, और उसके साथ साथ एक चीज तो ये, दूसरी चीज क्या है कि वाइल एट डाइवर्सिटी, कि भैया रीजनल डाइवर्सिटी को हम लोग अकोमोडेट कर सके, यानी कि एक साथ जोड़ के रख सके। तो ये चीज होते हैं फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पहला हमने देखा कि भैया इनकी जो इनकम है उसकी सारी व्यवस्था कर दी गई है। दूसरा हमने देखा कि भैया यूनिटी प्रमोट करनी है देश की, और दूसरा क्या कि भैया जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करके यानी कि जोड़ के रखना है। ठीक है, तो दो चीज़ हमने यहाँ पे समझी हैं अभी। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे कि जो फेडरलिज्म होता है इसके प्रकार कितने होते हैं। तो हम लोग बात करें कि इसके दो प्रकार हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मंजिल एक है और उसके पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं। एक अच्छाई का रास्ता, एक बुराई का रास्ता, एक भलाई का रास्ता, एक निचाई का रास्ता, एक ऊंचाई का रास्ता। जैसा अगर मान चलिए कि अगर हम बात करें कि एक कोई पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। अब हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना हो तो हम इसके लिए बहुत सारे रास्ते ले सकते हैं, चाहे यहाँ से जाए, चाहे यहाँ से जाए, चाहे यहाँ से जाएं, चाहे फिर यहाँ से जाएं, और ऐसे 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 काट काट के जाएं। तो जैसी हमारी इच्छा होती है हम लोग वैसे जाते हैं। तो अब वैसे ही हम लोग बात करें अब फेडरलिज्म, तो हमारा एक ही हमारा नक्शा है, हमें फेडरलिज्म अपने देश में लाना है। तो जब इस नारे को हमने ले लिया है तो फिर इसको इधर पे जाने के हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं। कौन कौन से हैं कि यहाँ पे है पहला कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि कमिंग टुगेदर के अंदर ये है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो अब ये क्या करते हैं कि जो एक स्टेट है, बी स्टेट है, सी स्टेट है, तो इसने सोचा यार भाई यार अपन यार साथ में आ जाएं तो यार कुछ ना कुछ तो यार ज़्यादा, हमें पता है कि यूनिटी में पावर होती है, तो हम लोग साथ में आके कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ अच्छा बनाएंगे, हमारे पास ज़्यादा पावरफुल होगी, जब ना हम लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो फिर जी लोग साथ में हम लोग एग्रीमेंट
सीमेंट कर लेते हैं और साथ में इंटरलिंक कर लेते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, साथ में आके एक यूनिट बना लेते हैं, बहुत बड़ा यूनिट, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इस यूनिट की बात करें तो यूएसए, तो यूएसए के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो साथ में आए और उन्हें अपने आप को एक फेडरेशन बना दिया, ठीक है, मिलके इकट्ठे हो गए, साथ में एक कंट्री बना लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें, जब ये स्टेट ने इनिशिएट लिया था कि हमें पावरफुल बनना है, तो इसलिए हम लोग बात करें पावर भी इक्वल होती है। जो हम लोग बात करें, जो लेवल, जैसे हम लोग बात करें, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, तो पावर जितनी इसके पास रहने वाली है उतनी इसके पास रहने वाली है, यानी कि इनकी खुद की आइडेंटिटी होती है। जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट को अगर तोड़ना हो तो आराम तोड़ सकती है, सेंटर के पास पावर है। सेंटर अपने यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, अपने यहाँ होल्डिंग टुगेदर वाला सीन है, तो अपने यहाँ पे आइडेंटिटी भी चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे इनकी स्टेट की खुद की आइडेंटिटी होती है, तो इसके हिसाब से थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि जो हम लोग बात करें ए बी सी है, तो अब इन्हें जोड़ के रखा गया है। अब यहाँ पे जो यूनियन है वो ज्यादा पावरफुल होती है और अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर सकती है। जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि अब कि हमारे यहाँ पे जो थोड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहाँ पे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साइड पे, तो एक नया प्रदेश, सीमा प्रदेश नाम से कोई स्टेट बनने वाला है। न्यूज़ में तो आ रही हैं, काफ़ी बातें चल रही हैं मीडिया में, पर होगा नहीं होगा वो सब हमें नहीं पता है। हमें पता है कि चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे डिस्प्यूट भी उठने लगे कि हमारी आइडेंटिटी क्यों छीन जा रही है बिहार के मिथिला वगैरह से, तो क्योंकि उधर का पार्ट लिया जा रहा है उस स्टेट के लिए, तो फिर वहाँ पे ये आइडेंटिटी आ रही है कि हमारी आइडेंटिटी छीनी जा रही है, तो फिर ये सीन होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रल होती है, जो हम लोग बात करें होल्डिंग टुगेदर का मतलब ये है कि एक यूनिट है वो बाकी स्टेट को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो बस ये वाला सीन है, और ये हमारे फॉलो होता है इंडिया में, स्पेन में, ठीक है। तो इन कंट्रीज में फॉलो होता है, ये होता है यूएसए वगैरह साइड पे, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को दोनों चीज़ें ये। अब इनकी डेफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं। अब इनको तो समझ लिया, इनकी डेफिनेशन भी जानना उतना ही जरूरी है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन उतार लीजिए कमिंग टुगेदर की। तो कमिंग टुगेदर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म, सॉरी, ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। यानी कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, आके खुद ही अपने मन से आके एक क्या कर रहे हैं, एक बिगर यूनिट बना रहे हैं। सो ये बात कर सकें कि सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, और इनकी खुद की आइडेंटिटी रहने वाली है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपको परमिशन नहीं मिलती किसी चीज़ की, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं आपके स्टेट में। पर अगर हम लोग बात करें कि होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टेट को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वहाँ से हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट ही हट सकती है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे खुद की आइडेंटिटी है, रिटेनिंग आइडेंटिटी, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो जैसे ही उन्हें लगता है कि हाँ आइडेंटिटी खतरे में है, तो फिर सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर इतने पर मतलब इक्वली पावर रहने वाली है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। ऐसा नहीं है खुली छूट मिल गई है बिल्कुल, ठीक है। पर हम लोग बात करें होल्डिंग टुगेदर में इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। All constituent states usually have equal powers and strong with the federal। तो फेडरलिज्म के अंदर, ऐसे फेडरलिज्म के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके पास भी इक्वल पावर्स होंगी, जैसे कि सेंटर के पास रहने वाली हैं, और सेम सीन रहने वाला, ठीक है। तो उतने ही स्ट्रांग होंगे और उतनी ही पावर रहने वाली हैं जितने की सेंटर के पास में है। तो हमने क्या देखा, हमने 2 पॉइंट देखे इसके अंदर कमिंग टुगेदर के अंदर, कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो आके खुद को पावर, एक बड़ा यूनिट ऑफ पावरफुल यूनिट बनाने के चक्कर में साथ में आती हैं और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखती हैं। और दूसरा हमने क्या देखा कि जितनी भी स्टेट साथ में आते हैं तो इनके पास सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर होती है और उतने ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने इस चीज में देखे कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो गाइस दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, होल्डिंग टुगेदर वाला। होल्डिंग टुगेदर वाले में क्या है कि जे इस प्रकार की फेडरेशन होती है कि एक लार्ज कंट्री क्या करती है, डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर्स को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में। और हम लोग बात करें एंड द नेशनल गवर्नमेंट, और द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल विस द स्टेट, डिफरेंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर्स। यानी कि कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है कि जो कुछ स्टेट्स हमारे कंट्री के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कम पावरफुल हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल नहीं होता है, यानी कि किसी को अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ का कल्चर है या फिर हिस्ट्री है ऐसी रही है या सोसाइटी वैसी है, तो उसके हिसाब से उनकी जो पावर्स हैं वो हमें वेरी होते हुए दिखेंगी, यानी कि सबकी पावर इक्वल नहीं है। यहाँ पे बात रखने वाली ये है कि एक कंट्री क्या करती है, एक कंट्री साथ में जो दूसरे स्टेट्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश करती है, और जो पावर है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो इक्वल नहीं होता है, वो अनइक्वल होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है।